नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 8 विनिमय विपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस अध्याय के 2 भाग हम पहले कर चुके हैं और पिछले भाग में हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनते हैं और परिपक्वता पे मतलब मैच्योरिटी डेट पर अगर बिल का भुगतान हो जाए तो क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा कि यदि मैच्योरिटी पे बिल का भुगतान ना हो तो किस किस अवस्था में कैसे कैसे प्रविष्टियां की जाती हैं, जिसमें से एक अवस्था हम कर चुके हैं जिसका नाम था जब मैच्योरिटी डेट तक विपत्र अपने पास रखा जाता है। मैं प्रश्न को दोहराना चाहूंगा और फिर प्रविष्टियां करेंगे। 1 जनवरी 2006 को विशाल ने शीबा से 10,000 रुपये का माल खरीदा। विशाल ने माल खरीदा, शीबा ने माल बेचा। शीबा ने विशाल पर 2 माह की अवधि का विपत्र लिखा जिसे विशाल द्वारा स्वीकृत किया गया। परिपक्वता तिथि पर विशाल द्वारा विपत्र का अनादरण होता है, मतलब बिल का आदर नहीं किया गया, अर्थात बिल डिसऑनर हो गया। माल खरीदने वाले ने, जिसका नाम विशाल है, उन्होंने परिपक्वता पे मैच्योरिटी पे पैसे देने से मना कर दिया। अब बिल का अनादरण 3 अवस्थाओं में हमें सीखना है, जिसमें से एक अवस्था आप पहले ही सीख चुके हैं। आज हम दूसरी अवस्था, जब शीबा अपने बैंक से विपत्र को 200 रुपये पर भुनाती है, मतलब मैच्योरिटी से पहले शीबा ने इस 10,000 रुपये के बिल के बदले बैंक से 200 रुपये का डिस्काउंट काटकर, मतलब 9800 रुपये अपने खाते में ले लिए होंगे। और जब मैच्योरिटी आई, परिपक्वता आई, उस वक्त जब बैंक पैसा लेने विशाल के पास गया तो बैंक को विशाल ने मना कर दिया। तो देखते हैं किस तरह यह चीज जर्नल एंट्रीज के रूप में रिकॉर्ड की जाती है। सबसे पहले सामान को बेचने की प्रविष्टि, विशाल खाता डेबिट और सेल खाता क्रेडिट। विशाल खाता डेबिट, विक्रय खाता क्रेडिट। यह हुई प्रविष्टि सामान को बेचने की 1 जनवरी को। उसके बाद क्योंकि शीबा की किताबें बनाई जा रही हैं तो शीबा के पास बिल रिसीवेबल आएगा। प्राप्य विपत्र खाता डेबिट और विशाल खाता क्रेडिट। यह बिल रिसीवेबल की एंट्री है और यह सामान बेचने वाले मतलब शीबा की किताबों में लिखी जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बिल के बदले शीबा को बैंक से 9800 रुपये मिलते हैं और 200 रुपये का उसका नुकसान हो जाता है। 1 जनवरी बैंक खाता नाम 9800 और 200 रुपये उसका नुकसान होता है। विपत्र पर बट्टा मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट। क्योंकि सभी खर्चे डेबिट होते हैं इसलिए यह खर्चा भी डेबिट किया गया और विपत्र आपके हाथों से फिसल जाता है। आप देखिए, जब आपने विपत्र बनाया तो वह डेबिट हुआ, परंतु जब यह विपत्र आपने बैंक को दे दिया है तो यह विपत्र आपके पास से चला जाता है और यह क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब परिपक्वता मैच्योरिटी डेट कब आएगी? आपको प्रश्न में बताया गया कि बिल 2 महीने का है। 2 महीने अर्थात जनवरी पूरा, फरवरी भी पूरा खत्म होने पे
1 मार्च आती है, परंतु इस 1 मार्च के बाद 3 दिन और ग्रेस के जोड़े जाते हैं, तो परिपक्वता तिथि 4 मार्च मानी गई। परंतु आप 4 मार्च को बिल का अनादरण होता देखते हैं। मतलब बैंक पहुंचता है विशाल के पास, विशाल भुगतान करने के लिए मना करता है और बैंक इस बात की सूचना शिबा को देगा और बैंक इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बिल का अनादरण हुआ, क्योंकि बैंक तो हमें पहले ही पैसे दे चुका है। अब बैंक यह मानता था कि उसके पास, बैंक के पास पैसा आ जाएगा, परंतु बैंक के पास ऐसा कोई पैसा नहीं आया। तो ऐसी सूरत में बैंक हमारे खाते से जितने रुपए का बिल था उतने रुपए काट लेगा, क्योंकि ऐसा बिल जिसका अनादरण हुआ है हमारे द्वारा ही बैंक को दिया गया था। तो इस तरह के बिल की प्रविष्टि कैसे होगी? बैंक वाले हमारे खाते से पैसे निकाल लेंगे, इसलिए बैंक खाता हो जाएगा क्रेडिट। और जब बैंक वालों ने हमारे खाते से पैसे निकाल लिए तो हमें यह पैसा किससे वसूलना होगा? हमें यह पैसा विशाल से वसूलना होगा। इसलिए हम विशाल को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपये से। आप यहां ध्यान दीजिए, बैंक ने हमें पैसा दिया तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया, और अब क्योंकि बिल का अनादरण हो चुका है, बिल डिसऑनर हो चुका है, तो बैंक वह पैसा हमारे खाते से निकाल लेता है, परंतु हमारे पास तो कोई पैसा वसूल हुआ नहीं। तो इसलिए हमने विशाल को वापस अपना डेटर बना लिया। यह हुई प्रविष्टियां बिल के अनादरण की अवस्था में, जब बिल को बैंक से भुना लिया गया था, मतलब डिस्काउंट करा लिया गया था। और अब सीखते हैं तीसरी अवस्था के बारे में। तीसरी अवस्था, जब शिबा लालचंद्र को विपत्र का बेचान करती है। मतलब जब शिबा ने सामान बेचा, विपत्र लिखा और विपत्र को परिपक्वता तक अपने पास नहीं रखा, इस बिल को उन्होंने लालचंद को सौंप दिया। लालचंद जरूर शिबा का कोई ना कोई क्रेडिटर है, इसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। किसी क्रेडिटर को भुगतान करने की जगह, नगद में भुगतान करने की जगह हमने बिल दे दिया और मैच्योरिटी पे यह बिल डिसऑनर हो रहा है। तो चलिए सीखते हैं। 1 जनवरी 2006 को सबसे पहले आप सामान बेचते हैं, विशाल खाता डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, विशाल खाता क्रेडिट। यह तो आम प्रविष्टियां हैं जो आप हर अवस्था में करते आए हैं। अब इस अवस्था में आपने देखा कि बिल को हमने किसी अपने क्रेडिटर लालचंद को सौंप दिया। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, बिल बना तो बिल डेबिट हुआ। यह बिल हमने अपने क्रेडिटर लालचंद को सौंप दिया। अब आप यहां पे बहुत ध्यान से समझिए, लालचंद को बिल क्यों दिया? क्योंकि लालचंद को हमें भुगतान करना था। अगर हम नगद में भुगतान करें तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, परंतु हमने इस बार भुगतान नगद में नहीं किया, हमने भुगतान बिल के रूप में किया है। तो बिल जब बना तो डेबिट,
और अब बिल जा रहा है तो क्रेडिट। इसलिए आपने देखा प्राप्य विपत्र मतलब बिल रिसीवेबल क्रेडिट। आप देखिए जब बिल बना था तो डेबिट हुआ और अब जब वह जा रहा है तो क्रेडिट। अब इसके बाद लालचंद का खाता डेबिट, तो पूरी एंट्री क्या बनती है? लालचंद खाता डेबिट टू बिल रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल क्रेडिट। क्योंकि लालचंद हमारे लिए एक लायबिलिटी है, वह घटेगा तो डेबिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी डेट पे इस बिल का अनादरण होता है, बिल डिसऑनर होता है। जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, आप ध्यान दीजिएगा, हमें अब यह पैसा वापस विशाल से वसूलना है क्योंकि विशाल ने भुगतान नहीं किया। तो विशाल डेबिट और उसके बाद क्योंकि हमने लालचंद को भुगतान करना था परंतु बिल डिसऑनर हो गया और लालचंद वापस हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा। लालचंद खाता क्रेडिट, तो एंट्री बनती है विशाल अकाउंट डेबिट, लालचंद क्रेडिट। इस प्रविष्टि को आप फिर समझ लीजिए। क्योंकि बिल डिसऑनर हो चुका है, इसका मतलब विशाल ने भुगतान नहीं किया, तो विशाल हमारी पुस्तकों में वापस हमारा डेटर बन जाएगा। और लालचंद को हमने भुगतान करना था जिसके लिए हमने उसे बिल दिया, परंतु बिल डिसऑनर हुआ। इसका मतलब लालचंद अभी भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हम लालचंद को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यह हुई प्रविष्टियां शिबा की किताबों में अगर बिल का अनादरण होता है तो। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है नवीनीकरण मतलब रिन्यूअल ऑफ बिल। नवीनीकरण का अर्थ है यह जो पुराने बिल डिसऑनर हुए, इनके डिसऑनर होने के बाद, इनका अनादरण होने के बाद हमें सामने वाली पार्टी से पैसा तो वसूलना ही है। तो इस पैसे को वसूलने के लिए एक नया बिल बनाया जाता है। यह जो नया बिल है यह कुछ शर्तों के साथ लागू होगा। क्योंकि बिल नया बन रहा है तो जो भुगतान होने वाला है उसमें कुछ विलंब होने जा रहा है। तो अधिकतम अवस्थाओं में आप यह पाएंगे कि सामान बेचने वाला सामने वाली पार्टी से कुछ ना कुछ ब्याज प्राप्ति करेगा, क्योंकि भुगतान अब नए बिल का होगा और नया बिल 1, 2, 3 कुछ ना कुछ अवधि के लिए तो बनाया ही गया होगा। तो इसे कहते हैं नवीनीकरण। तो आइए समझते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि विपत्र स्वीकार करने वाला विपत्र का भुगतान परिपक्वता तिथि पर नहीं कर पाता। ऐसी दशा में विपत्र के अनादरण की अपेक्षा आहर्ता को देय तिथि से पूर्व विपत्र को रद्द करने तथा विपत्र आगे की अवधि के लिए लिखने का अनुरोध करता है। मतलब मैच्योरिटी डेट पे या उससे पहले भी बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को विनिमय विपत्र नवीनीकरण कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल साफ है और अब सीखते हैं कि कैसे प्रविष्टियां की जाएंगी। उदाहरण आपके सामने है। मान लीजिए 1 फरवरी 2006 को रवि ने मोहन को 18,000 रुपये का माल बेचा। रवि ने मोहन को 18,000 रुपये का माल बेचा। मोहन ने 3,000 रुपये का तत्काल भुगतान किया। अब देखिए, इस प्रश्न में माल बेचा जाएगा और कुछ राशि का भुगतान तत्काल किया जा रहा है और शेष राशि का विनिमय विपत्र बनाया जाएगा।
तथा शेष राशि के लिए 3 माह की अवधि का विपत्र स्वीकार किया गया। परिपक्वता तिथि पर मोहन ने रवि से पुराना विपत्र रद्द करने, मैच्योरिटी पे पुराना विपत्र रद्द किया जा रहा है और उसके स्थान पर 2 माह की अवधि का नया विपत्र लिखने का अनुरोध किया। मैच्योरिटी पे सामान खरीदने वाला यह अनुरोध करता है कि वह भुगतान नहीं कर सकता और आज से आगे के 2 महीने बाद वह पैसा देने का वादा एक विपत्र में करता है। क्योंकि अब विलंब हो चुका है तो मोहन ने 12% प्रति वर्ष की दर से नगद ब्याज देने का निर्णय लिया। देखिए, 12% प्रति वर्ष, 2 महीने का ब्याज मोहन को देना होगा, क्योंकि जो नया बिल है वह 2 महीने बाद मैच्योरिटी पाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह यह सब जर्नल में लिखा जाता है। हम बनाएंगे रवि की पुस्तकें, क्योंकि सामान रवि ने बेचा है। 1 फरवरी को मोहन खाता डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। मोहन खाता नाम, विक्रय खाता से। इसके बाद इसी दिन एक बिल लिखा जाता है और कुछ पेमेंट भी आपको मिलती है। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट और 15,000 का बिल रिसीवेबल, 3,000 का रोकड़ और 15,000 रुपए का बिल, और मोहन खाता क्रेडिट। यह हुई बिल लिखने की बात। अब पूरे 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, सीधा परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। 3 महीने बाद मतलब फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने बीतते हैं और 1 मई आती है। 1 मई को मोहन अनुरोध करता है कि इस बिल को कैंसिल किया जाए। देखते हैं क्या एंट्री बनती है। बिल बना था तो डेबिट, और आज बिल कैंसिल हो रहा है तो बिल होना चाहिए क्रेडिट। परंतु रवि मोहन को यह कहता है कि बिल कैंसिल एक शर्त पर होगा। जो भी नया बिल बनाने के लिए आप अनुरोध कर रहे हो, उस बिल की जो भी अवधि है, उस अवधि का ब्याज आपको मुझे अभी देना होगा। तो देखिए क्या प्रविष्टि बनती है और किस तरह ब्याज की गणना की जाएगी। क्योंकि 15,000 का भुगतान है और 12% की दर से 2 महीने के लिए ब्याज हमें लागू करना है, तो ब्याज का जो मूल्य आया वह है 300 रुपये, और रवि के लिए यह एक आय है, इनकम, और सभी इनकम लेखाशास्त्र में क्रेडिट की जाती हैं। इसलिए ब्याज प्राप्ति भी रवि की पुस्तकों में आज ही क्रेडिट कर दी जाएगी। और यह 15,000 रुपये बिल के और 300 रुपये ब्याज के हमें किससे वसूलने हैं? हमें यह मोहन से वसूलने हैं, क्योंकि मोहन ने ही सामान खरीदा है और मोहन ही विलंब कर रहा है। तो मोहन खाता डेबिट 15,300, टू बिल रिसीवेबल 15,000, टू इंटरेस्ट 300, मतलब बिल क्रेडिट और इंटरेस्ट भी क्रेडिट। यह हुई बिल को कैंसिल करने की एंट्री 1 मई को। देखिए, बिल कैंसिल 1 मई को हुआ। ग्रेस पीरियड तब मिलेगा जब आप पेमेंट करें। अभी आप बिल कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद आप एक
नया प्राप्य विपत्र बनाते हैं वह हुआ डेबिट और आपको 300 रुपये के ब्याज का भुगतान अभी किया जा रहा है। तो रोकड़ खाता डेबिट और मोहन कैंसिल होंगे क्रेडिट करने के बाद, क्योंकि आपने मोहन से नया विपत्र ले लिया है। तो विपत्र डेबिट, रोकड़ डेबिट और मोहन खाता क्रेडिट। और प्रश्न ने आपको बताया कि यह जो नया विपत्र है यह 2 महीने के लिए बनाया गया। तो 2 महीने 3 दिन के बाद 7 जुलाई आती है और भुगतान किया जाता है। बैंक खाता डेबिट और वह विपत्र क्रेडिट 15,000। तो कुछ इस तरह हम रवि की पुस्तकों में नवीनीकरण की प्रविष्टियां करते हैं। चलिए अब देखते हैं मोहन की पुस्तक में नवीनीकरण की प्रविष्टि किस तरह से की जाएगी। मोहन की पुस्तक देखिए, ये 2 प्रविष्टियां तो बिल्कुल आम हैं जब सामान खरीदा जाता है और विपत्र लिखा जाता है, परंतु परिपक्वता पे जब मोहन यह अनुरोध करता है कि उसके लिए बिल नवीनीकरण किया जाए, तो देखते हैं क्या प्रविष्टि बनती है। यह 2 प्रविष्टियां तो एकदम आम है, सामान को खरीदने की, विपत्र को लिखने की। अब देखिए विपत्र कैंसिल कैसे होगा, बिल पेबल कैंसिल कैसे होगा। आप देखिए, पहले विपत्र देय विपत्र एक लायबिलिटी है, परंतु यह बिल जब कैंसिल हो जाएगा तो देय विपत्र डेबिट और अब इसे ब्याज का भुगतान करना है। यह पार्टी ब्याज का भुगतान करेगी, इसलिए इसके लिए यह एक एक्सपेंस है और लेखाशास्त्र में सभी खर्चे डेबिट होते हैं। जो ब्याज रवि के लिए इनकम था वही ब्याज इनके लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए ब्याज खाता डेबिट। और रवि को आप अपना क्रेडिटर 15,300 रुपये से बनाएंगे। 15,000 बिल के कारण, 300 रुपये ब्याज के कारण। तो एंट्री बनती है बिल पेबल डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, रवि क्रेडिट 15,300। यह हो गया बिल कैंसिल। अब बनेगा नया बिल। नया बिल 15,000 से बनेगा, क्योंकि 300 रुपये के ब्याज का भुगतान तत्काल किया गया है। रवि खाता डेबिट, देय विपत्र यह नया विपत्र है 15,000 से, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया लायबिलिटी को बनाने के लिए, और बाकी के 300 रुपये रोकड़ खाते से क्रेडिट किए गए। तो इस तरह बिल का नवीनीकरण किया जाता है और यह अध्याय नवीनीकरण के साथ खत्म होता है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसी तरह के प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आप उनका अभ्यास करें। धन्यवाद।